अप्रैल 25, उसके बाद जून 25, इस पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी को काट चुका है। ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो एक शॉर्ट कवरिंग के फेज़ के बाद अब एक स्ट्रॉन्ग फेज़ में एंटर कर रहे हैं, और ये तो खैर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था ही पहले। एक अच्छा मूव आता हुआ यहाँ पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और एक रिवर्सल के कैंडिडेट्स में नज़र रखिएगा आप मज़गांव डॉक पे। डिफेंस स्पेस में आज बाइंग है, अच्छा मूव आ रहा है। मज़गांव एट 2870 अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 56 रुपये ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो इसका रहेगा 2880 2883। तो नज़र रखिएगा, एक्टिविटी यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर अनुज, आज एक चीज़ और है, बैंक निफ्टी 56,770 पे 57,000 पार नहीं हुआ, लेकिन एक्स ऑफ बैंक अगर आप देखें आज मार्केट ने कंट्रीब्यूट किया। ये चीज़ लाइफ बियॉन्ड 25,500 के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाती है कि बैंक्स के सिवा भी इस बाजार ने आज पूरी मशक्कत की ऊपर निकलने की। आज कैपिटल गुड्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, डिफेंस का है, सबका। नहीं देखिए, आज चौतरफा खरीदारी है। आज की जो रैली है वो एक स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग हो सकता है वीरू, मेरा ये मानना है, क्योंकि लग रहा है देखकर कि जिस तरीके से आज अक्रॉस द बोर्ड पार्टिसिपेशन है मार्केट में, आप देखिए, और आज जिस तरीके से स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं उसमें, मतलब बड़े बड़े स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। अच्छा, एक और खबर आई है आज जो भले ही लोगों को अभी छोटी लगे, लेकिन वो काफ़ी बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि कुछ और पीएसयू बैंकों का कंसोलिडेशन की बात चल रही है। मैं आपको दो नाम दिखाता हूँ। एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कल नंबर्स आए थे वैसे। मैं सरप्राइज था, कल इतने अच्छे नंबर पे स्टॉक चला नहीं था क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब था, आज चला। और दूसरा आईओबी। देखिए, ये एक और रिफॉर्म होगा, इसको लोग भले ही छोटा रिफॉर्म कहें। ट्रस्ट मी, मैं एक राकेश झुंझुनवाला जी मुझे एग्जांपल देते थे, आप पेडर रोड चले जाइए, पेडर रोड में 200 मीटर के डिस्टेंस पे 12 एटीएम दिख जाएंगी आपको पीएसयू बैंकों की। कोई लॉजिक है? कोई सेंस बनता है? मतलब वो उस रियल एस्टेट को वो भी स्पेसिफिकली आप किसी और अच्छी चीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वैसे भी जब इंटर बैंक ऑपरेटेबिलिटी सब कुछ है, तो जब देना विजया मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा बने, आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कितना एफिशिएंट बैंक हो गया एक, और एक दो इनएफिशिएंट बैंक्स थे, देना और विजया बैंक, वो मर्ज हुए, एक बड़े बैंक ने उनको एब्जॉर्ब किया। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा अगर इसमें वाकई में सच्चाई है, और अगर नंबर ऑफ पीएसयू बैंक्स और रिड्यूस होकर 8 रह जाती है, सिर्फ 8 पीएसयू बैंक अगर रह जाते हैं, तो ये बड़ा रिफॉर्म होगा। हो सकता है आगे जाकर और भी इसमें एक बड़ा रिफॉर्म आए, और आप सिर्फ जैसे 4 या 5 बड़े पीएसयू बैंक्स हों। ये अगर होगा तो ये एक एफिशिएंसी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ होगी। थोड़ा मैं टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आज जो आपने कहा तेज़ी चौतरफा है। श्रेया, आगे बढ़ते हैं शो में। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक प्रश्न जो मैंने पहले उठाया था, परसिस्टेंट और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिस तरीके से आज तेजी, और इनफैक्ट हाई साइड से फिसले नहीं लगातार, आज इंट्राडे में तेजी बनती दिखी है। 8% अप, 7% अप, परसिस्टेंट दिखेगा 8%, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। क्या कह रहे हैं, ये रिजल्ट्स अच्छे स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है, इससे क्या मैसेज निकलता है? इससे मैसेज ये निकल रहा है कि भले ही स्टॉक्स महंगे हों, अगर नंबर अच्छे आएंगे चलेंगे, बात खत्म। देखिए, परसिस्टेंट पे आज सुबह हमारा व्यू पॉजिटिव था, लेकिन साथ में एक चीज़ हमने ये तड़का ऐड जरूर करा था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप हो तो चेज़ मत करिएगा, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में भी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है वो भी एक काफ़ी नंबर्स उसके भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है स्टॉक में, इसके लिए थोड़ा सा इसको देखकर कई बार डर लगता है इसका, लेकिन नंबर्स इसके भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन मैसेज, ब्रॉडर मैसेज ये है कि अगर नंबर अच्छे आएंगे तो स्ट्रीट रिवॉर्ड करेगी। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और साथ ही कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी, और जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है आज डेज हाई पर, शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाए। कौन कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा खरीदारी आज होती हुई नजर आई है आपके स्क्रीन पर? बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, दोनों ट्विंस आपको यहाँ पर गिनर्स में शुमार दिखेंगे। 4% की तेजी के साथ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी 3% अप है। एफएमसीजी काउंटर्स भी आज अच्छा कर रहे हैं, इनफैक्ट नेस्ले इंडिया देख लीजिए, शुरुआत से ही आज फोकस में था, 4% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर। एशियन पेंट्स, क्रूड थीम काम करता हुआ नजर आया, क्रूड में थोड़ी नरमी, और एशियन पेंट्स उछल गया, 2.5% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और रिजल्ट इम्पैक्ट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड शानदार Q2 नतीजे, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, 8.5% के करीब तेजी आज के सेशन में। अगेन परसिस्टेंट सिस्टम रिजल्ट का यहाँ पर बोलबाला, करीब 7% की तेजी यहाँ पर, और साथ ही रियल्टी स्पेस में अच्छी खासी खरीदारी। प्रेस्टीज स्टेट्स आपको दिखेगा कारोबार करते हुए 5% से अप, और आईएफएल फाइनेंस भी लगभग 4.5% अप है। लेकिन अच्छे मूड माहौल में भी अगर आप देखें तो जहां पर डेंट पड़ा है वो है टाटा मोटर्स। एक्सीवी
सिर्फ पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स का आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और 1.5% ही नीचे कारोबार करता हुआ इन्फी, जहाँ पे अच्छे मिड कैप स्पेसेस में आईटी में अगर आप देखिए रौनक है, तो लार्ज कैप स्टॉक्स थोड़ा बैकफुट पर। इन्फी टूट गया 1%। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं लगे स्ट्रीट को, इसलिए करीब आधा फीसदी करीब डाउन कारोबार कर रहे हैं। एक्सिस बैंक अगर आप देखिए रिजल्ट्स से पहले थोड़ा यहाँ पर नरमी देखने को मिल रही है, 1% डाउन। ऐसे प्रूडेंशियल इसके नतीजे भी अच्छे नहीं लगे, इसलिए 2.5% नीचे। डिलीवरी आज यहाँ पे मुनाफा वसूली 2%, ओरेकल फाइनेंशियल आईटी स्पेस से 2.5%, और पीवी फिनटेक में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2% के करीब। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी की टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर इतने मुद्दा बताएंगे आपको आरबीएल बैंक में क्या चल रहा है, साथ ही आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड क्यों दौड़ रहा है बताएंगे यश जैन। 2:30 बजे इन्फोसिस और विप्रो के नतीजों का अनुमान बताएंगे आशीष वर्मा, साथ ही इटर्नल और नेस्ले के नतीजों का प्रीव्यू देंगे मंगलम मालू। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे भारतीय बाजार पर नोमुरा की रणनीति क्या है, साथ ही दीपाली राणा बताएंगे hyundai मोटर का क्या है कैपेक्स प्लान। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन। 3 बजे दिवाली के मौके पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। 3:05 पर इतने मुद्दा से डीलिंग रूम चेक जानेंगे। 3:15 बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेंगे। चलिए, हमारा गेस्ट पैनल कनेक्टेड है। इससे पहले कि मैं ट्रेड्स पर आऊँ, एक सवाल मैं वीरू और श्रेया आपसे पूछूंगा। वीरू, दिवाली कब सेलिब्रेट हो रही है, पूजा कब हो रही है? तैयारी 20 को सोमवार को और शाम को पूजा। हाँ, 20 को शाम को पूजा होगी। श्रेया, आपके यहाँ? पूजा होगी। मेरे घर में भी 20 को शाम को 20 की शाम को पूजा हो रही है। दिवाली की पूजा घरों में शाम को होती है और 20 तारीख की शाम को दिवाली की पूजा हो रही है, ये फैक्ट है। अब इशू क्या हो गया है, दिवाली की पूजा होती है, हम सब बचपन से दिवाली की पूजा करते आए एक प्रोसेस के साथ। सुबह उठते हैं, सुबह उठकर नहा धोकर शॉपिंग करने जाते हैं, नारियल लेना होता है, पान लेना होता है, कपूर लेना होता है, वो सब उसी दिन लिया जाता है। सुबह दादर की मार्केट में से कई लोग जाकर फूल लेकर आते हैं, जिनको एकदम ही फ्रेश फूल चाहिए होते हैं, वो माला होती है उसकी, वो लेकर आनी होती है, आपको सब कुछ करना होता है। वो उसी दिन सुबह होता है, काम उसी दिन सुबह होता है। कोई उस दिन फिर पूजा की शॉपिंग कैसे करेगा? 20 तारीख को पूरा दिन मार्केट खुला है, पूरा दिन 20 तारीख को मार्केट खुला है यहाँ पर इस समय पर। और दिवाली के अगले दिन, जी हाँ, दिवाली के अगले दिन कहने को वैसे छुट्टी है, लेकिन उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग हो रही है, तो आप उस दिन भी किसी से मिलने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो मुहूर्त ट्रेडिंग भी बैंग इन द मिडिल ऑफ द डे हो रही है, एकदम वो 12:45 to 1:45 पर हो रही है। दिवाली की छुट्टियों का मजाक बन चुका है। ये देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है दिवाली, और पिछले 2-3 साल में ये ऐसा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता, जितने भी बड़े देश देख लीजिए आप, उनके सबसे बड़े फेस्टिवल पर वो 3-4 दिन के लिए बंद होते हैं या हाफ डे होता है, ऐसा कुछ होता है, जैसे क्रिसमस होता है फॉर एग्जांपल। हम क्यों नहीं एक दिवाली पर 3 दिन की एक छुट्टी रख सकते हैं? सिंपल, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली उसके अगले दिन, 3 दिन, ताकि वो कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए। जिसको 20 को सेलिब्रेट करनी है वो 20 को सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको 21 को सेलिब्रेट करनी है वो 21 को सेलिब्रेट कर रहा है। और वो मुहूर्त ट्रेडिंग का अब ज़माना गया। अब वो पहले होती थी, उसका एक लॉजिक था, पहले रोकड़ा ट्रेडिंग होती थी या फिर वो रिंग पे ट्रेडिंग होती थी, और वो भी इसलिए होती थी क्योंकि उसके बाद एक ट्रेड लेके उसके बाद मार्केट एक हफ्ते के लिए बंद होता था। अब वो वाला ट्रेडिशन, अच्छा ट्रेडिशन पूरा मेंटेन करना तो फिर पूरा मेंटेन करिए, फिर उसके बाद फिर एक हफ्ते के लिए या तो मार्केट आप बंद कर दीजिए, वो होता नहीं है। 20 तारीख को छुट्टी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वरना होता क्या है ना कि ये दिवाली जो है ना, अब उसमें वो स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए दिवाली वाली फीलिंग रह नहीं जाती है, मेरा ये मानना है। और मेरी ये अपील है एक्सचेंजेस से, अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है, आप 20 तारीख को छुट्टी करिए। अब ये मेरी एक सेंस होगी। 21 को रखना, आपको मुहूर्त ट्रेडिंग रखिए 21 को, लेकिन 20 तारीख की छुट्टी होनी चाहिए, ये मेरा व्यू है। थोड़ा सा आपको एक्सपायरी करनी पड़ेगी। हाँ, 2 साल से हो रहा है, बैठे थे हम लोग दफ्तर में। हाँ, 2 साल से दफ्तर में ऐसे बैठे थे। हाँ, लेकिन इस बार तो बहुत ही अजीब हो रहा है, इस बार तो बहुत ही अजीब हो रहा है। असल में दिक्कत क्या होती है ना, ये जो कैलेंडर के शुरू में ही आप डिसाइड कर लेते हैं ना, जैसे दिवाली जैसी चीज़ें हैं उसमें आपको एक टेंटेटिव रखना चाहिए, और उसके बाद जब करीब 15 दिन 16 दिन रह जाए तब जो पंडितों से पूछ के या जैसे होकर उसके बाद, बिल्कुल भारत जो है वो इंग्लिश कैलेंडर को नहीं फॉलो करता है फेस्टिवल्स को लेकर। जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं ये आपके लूनर कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, अक्रॉस द बोर्ड मनाया जाता है ये फेस्टिवल, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि
क्या हो जाएगा, एक दिन का प्रॉफिट छोड़ दीजिए ना एक्सचेंजेस को भी, मैं कहूँगा कि क्या मतलब ऐसा क्या आपको कोई बम नहीं फूट जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा मतलब जो आप एकदम से इतना ज़्यादा आप उस चीज़ को लेकर एडमेंट हैं, कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ 20 तारीख को छुट्टी होनी चाहिए। इस बार बहुत ख़राब होने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया 20 तारीख को दिवाली की शाम की पूजा कैसे करेंगे अगर आप सुबह उसकी उस हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो। सॉरी वीरू, मैं थोड़ा सा कॉल से पहले थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया। बिल्कुल सवाल अनुज, उठाना आपने सही जरूरी। मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही उठाया। मेरे ख्याल से इस देश का सबसे बड़ा पर्व दीपावली है, हर इंसान मनाता है। गिफ्टिंग, त्योहार, पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसमें आप दफ्तर में बैठे होंगे। पिछले साल भी यही हुआ था, अनुज, में बैठे हुए थे क्लोजिंग में। बिल्कुल खराब बिल्कुल। आई थिंक गाबा सर भी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, हम ही हैं जो अपने फेस्टिवल को टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं। अगर 3 दिन छुट्टी करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आई थिंक हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है हिंदुस्तान का पूरे साल में। और जो है मुहूर्त की 15-20 दिन पहले नहीं, जब हम रॉकेट पर इतनी प्रिसीजन से जा सकते हैं, आज हमको पता पड़ जाता है कि कब हमारा मुहूर्त होता है, पहले ही पता पड़ता है नेक्स्ट ईयर हमारा मुहूर्त कब होगा। तो ये इस पर आई थिंक डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड प्लीज, वी ऑल नीड इट। बिल्कुल सभी बिल्कुल नहीं, जरूरत है। 100% बिल्कुल। चलिए खैर, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड इस पर शायद कुछ सुनवाई हो। लेकिन अब ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गावा सर बताइए, आपसे शुरुआत करेंगे इस समय का आपका ट्रेड। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। एंड प्लीज हमारी मांगे पूरी करो। स्टॉक का नाम है सीजी पावर। इसका स्ट्रक्चर मुझे लगता है अभी ट्रेड कर रहा है 758 पे, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉक होना चाहिए 754 का। लेकिन इसको एक दिन का ट्रेड नहीं चाहिए, इसको स्पिल ओवर ट्रेड लेके आ सकते हैं। कल तक 770 पॉसिबल है, 770। तो अच्छा अपू बाकी है, पक रहा है और मेरे ख्याल से ऑन है सीजी पावर। ओके, सीजी पावर आपका ट्रेड आपने पिक किया लॉन्ग साइड पे 758 डे हाई पर। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून रेंज जी। तो देखिए, प्रेस्टीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस 1650 का जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। तो आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड बनता है 1669 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके टारगेट 1730 1730 तक के हो सकते हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 1680 का 1680 वाला कॉल ऑप्शन जो 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 34 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और इस ऑप्शन में 65 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, सेक्टर ऑफ द डे रियल्टी स्पेस से प्रेस्टीज स्टेज चुना है मानस ने, यहाँ पे खरीदारी की राय। आशीष ख्याल जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। देखिए, मेरी पिक होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टॉक करीबन 4% ऊपर है, लेकिन काफी समय के बाद में एक अच्छा मोमेंटम हम रियल एस्टेट स्पेस में वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बाय की राय होगी। और यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट निकल कर आते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए, वो हम देख सकते हैं करीबन 2260 के, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 2070 का। बिल्कुल। चलिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये हो गई आशीष जी की ट्रेड इस समय की। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, बस नजर इसी सेक्टर पे है। मुझे लगता है यहीं पे जगह मिल रही है, यहाँ पे थोड़ी आप कह सकते हैं कि बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटीज है। तो लोडा यानी मैक्रोटेक डेवलपर, ये मेरा पिक रहेगा। 1170 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अच्छी बात है कि ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है। तो इट्स अ बाय इन लोडा इन मैक्रोटेक डेवलपर अबाउट 1170। स्टॉप लॉस विल बी 1155 और इसका जो स्विंग का टारगेट है वो है 1210 का लोडा। ओके, लोडा डेवलपर्स स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर ये भी आके ट्रेड करता हुआ। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मार्केट का सेटअप पॉजिटिव है। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल यहाँ पे स्ट्रांग है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने मिला है। और मुझे लगता है यहाँ से 2020 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 1950 इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के दिन में देखने मिल रहा है। तो 1950 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को बाय किया जा सकता है 2020 के टारगेट की। ओके, भारतीय एयरटेल योगी विकास जी के पिक दमखम नजर आ रहा है, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। टेक्निकल कॉल्स हो गए हैं पूरे और पिक्स में बोलबाला रहा रियल्टी स्पेस का। ज़्यादातर काउंटर्स उसी स्पेस से पिक किए गए हैं। आपके लिए एक बार स्क्रीन पे दोबारा रख देते हैं। गाबा सर ने चुना सीजी पार, यहाँ से खरीदारी की राय। 770 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 754 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मानस जी प्रेस्टीज स्टेट्स पर दाव लगाने को कह रहे हैं, 1730 तक के टारगेट, 1969 का स्टॉप लॉस। आशीष ख्याल जी ने अगेन गोदरेज प्रॉपर्टीज चुना। शानदार मूव सारे ही पर्टिकुलर काउंटर्स में स्क्रीन पर आएगा। टारगेट और स्टॉप लॉस 2260 के टारगेट, 2070 का स्टॉप लॉस। राजेश सातपुते जी ने अगेन लोधा डेवलपर्स चुना। यहाँ पर
खरीदारी की सलाह 1210 तक के टारगेट देख रहे हैं वो 1155 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। साथ ही विकास जी ने अभी भारतीय एयरटेल चुना, शानदार मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में 2020 तक का टारगेट 1950 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आप फंडामेंटल आइडिया के लिए चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? धन्यवाद श्रेया जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। ऐसे तो विकल्प में दो शेयर ध्यान में आ रहे हैं। अब मैं इस दुविधा में पड़ गया था दो में से कौन से एक को चुनूं। तो ये विचारधारा रखते हुए कि क्योंकि हम दूसरी तिमाही के नतीजों के सिलसिले में चल रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। वहां पर नतीजे अच्छे आने के अनुमान है और भविष्य में भी नतीजे अच्छे आएंगे। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, हो सकता है उनका निवेश हो। तो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी एनबीएफसी की जिसने बाजार गिरते हुए भी अपने आप को संभाला हुआ था और अभी कुछ समय पहले इस शेयर का मेरे ख्याल से विभाजन और बोनस हुआ था। मैं बात कर रहा हूं बजाज फाइनेंस। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अपने जीवन के सर्वोच्चम स्तर के आसपास है, अगर आप पूरा गणित लगाए तो लंबी अवधि के लिए बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय है। ये बुनियादी दर के आधार पर है। इस स्तर पर शुरुआत करिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, बजाज फाइनेंस 1057 पे आपकी लॉन्ग कॉल है, तो ट्रेड्स पूरे हो गए और बजाज फाइनेंस याद रखिएगा आज ऑल टाइम हाई पर है। गजब का मूव दिया। मैं भी इनफैक्ट इसकी ऑप्शन एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था दोपहर से, तो अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पे। तो ट्रेड्स पूरे हो गए, एक एक करके आपके स्क्रीन पे आएंगे। अच्छा, और कुछ काउंटर्स को देखते हैं जो कि एक मूव स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, बट थोड़ा सा वहाँ पे बैन में है तो दिक्कत है। बट आरबीएल बैंक इस मंच पे कई बार ओपिनियन शेयर भी किया गया एडिटर स्टेक में भी, बट 300 पे ये अपने इस दौर के 20 फरवरी के बाद अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे माना। जस्ट आई मीन अ कैश व्यू, मैं फ्यूचर्स पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। जिसके पास डिलीवरी है आरबीएल बैंक की, जो कि काफ़ी समय से लेके बैठा है, आई मीन इस दौर का वर्स्ट प्राइस था 87। ये 300 का मीनिंग क्या है? क्योंकि इसके बाद बहुत दूर तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। तो देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इनवर्स सरेंशियल पैटर्न दिखेगा जिसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टॉक ने किया है। मेरा समझना है कि स्टॉक को मीडियम टर्म के लिए लेना चाहिए। मीडियम टर्म के लिए आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है, करीब 258 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि अगर एक मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने हो तो वो 400-420 रुपए के आसपास के आते हैं। तो आई थिंक हर करेक्शन पे खरीदारी करें और 260 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, हर करेक्शन पर खरीदारी करें और 260 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शानदार रैली आरबीएल बैंक में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इसमें तेज़ी है क्यों? ये बताने के लिए यतिन जी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। यतिन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आरबीएल बैंक में जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे के कारण क्या है? बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद अभी बाजार में ये बन रही है कि आरबीएल बैंक एक बड़ा फंड रेज कर सकता है। और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और जो CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर है, ये अगर आप माने तो कहीं ना कहीं ओपन ऑफर के साथ आरबीएल बैंक में एमिरेट्स एनडीबी लगभग 60% हिस्सा खरीद सकते हैं। एमिरेट्स एनडीबी अगर आपको जानकारी है तो यूएई की वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स हैं और गल्फ स्टेट्स में भी ये बहुत बड़ी बैंक आपको दिखाई पड़ रही है। आरबीएल बैंक की बात करें तो अभी करंटली स्टॉक 1.25 टाइम प्राइस टू बुक रेशियो ट्रेड कर रहा है और सेबी के नियमों के तहत जब यहाँ आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ नज़र पड़ेगा तो सेबी फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ प्राइसिंग डिसाइड होगी। किसी भी प्रकार की मैनेजमेंट ने बोर्ड मीटिंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन येस्टरडे मीडिया की रिपोर्ट्स को सफाई देते हुए उन्होंने ज़रूर कहा है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पर स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो उन्होंने डिनाई नहीं किया कि कोई फंड रेजिंग नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ओपन ऑफर के साथ एमिरेट्स एनडीबी की सब्सिडरी या उनका कोई ऐसा एसपीवी यहाँ हिस्सा खरीद सकता है। और ओपन ऑफर के साथ जैसे कि मैंने कहा लगभग 60% हिस्सा जहाँ 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के बीच में वो निवेश करेंगे। तो एक बहुत बड़ा फंड इन्फ्यूजन आरबीएल बैंक में आज आपको होता हुआ नज़र पड़ सकता है। और CNBC TV 18 की जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके हिसाब से आरबीआई ने अनौपचारिक तरीके से इस ट्रांजैक्शन को गो हेड दिया है। हालांकि जो नियम है आरबीआई के उसके अंदर जितना भी स्टेक हो 26% के ऊपर यहाँ वोटिंग राइट्स का कैपिंग रहेगा। तो वोटिंग राइट अगर एमिरेट्स एनडीबी की बात करें तो यहाँ 26% के आसपास आरबीआई ने ऐसी पहल की है कि इसको कैप किया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। और देखिए इसमें ना कहीं एक जो मुझे सेंस मिली है बात करके वो ये मिल रही है कि थोड़ा गवर्नमेंट और आरबीआई भी चाहते हैं कि थोड़ी सी एक बैंकों में
नॉन यूएस कैपिटल आए, ताकि थोड़ा सा हमको भी ये दिखाना है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें बाकी लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। आई थिंक इस खबर में मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक सच्चाई है। इशू सिर्फ अब ये हो गया है कि ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। एक तो परमानेंटली बैन में रहा है ये, 3 महीने से ये बैन में है, बैन से बाहर आता है सिर्फ बैन में जाने के लिए। तो ये उसकी वाली सिचुएशन है ना, और काफ़ी भाग चुका है ये स्टॉक। अब इसमें इशू क्या होगा, री रेटिंग होगी या नहीं होगी। देखिए, अब जब एक किसी ट्रेड में हर कोई लॉन्ग हो जाए ना, उसके बाद उसमें इमीडिएटली पैसा नहीं बनता। जैसे मन्नापुरम के केस में हुआ था, लेकिन बाद में पैसा बना, आपका री रेटिंग हुई। येस बैंक के केस में इमीडिएटली पैसा नहीं बना, लेकिन बाद में वो स्टॉक 22-23 के लेवल तक पहुंचा। वो 17 के करीब पे जो था वो, उसके बाद से वहाँ पे वो येस बैंक का वो भी भागा। उसके बाद पैसा बना उसमें। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर वाकई में एमिरेट्स एनबीडी आ गया और वाकई में अगर उन्होंने स्टेक ले लिया, स्लोली स्टॉक की री रेटिंग होगी। एंड इन दैट केस हो सकता है कि आपको 350-400 का भी लेवल देखने को मिल जाए। ये स्टॉक एक समय पे जब लिस्ट हुआ था 750-800 तक के इसने हाई लगाए थे। रत्नाकर बैंक पहले इसका नाम हुआ करता था। काफ़ी जो मुंबई गोवा में रहते हैं उन्हें पता है, काफ़ी यहाँ डीपली पेनिट्रेटेड बैंक है वैसे, तो उस हिसाब से लेकिन इस भाव पर लेना है या नहीं, गौरांग जी बताएंगे। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। कार्य है कि जैसे आप बता रहे थे अनुज भाई, नॉन यूएस एंड बाकी अन्य मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट को आना चाहिए। एमिरेट्स एनबीडी का आने से मेरे ख्याल से एक जो अनिश्चितता का वातावरण था, क्योंकि हमें सबको इतिहास पता है आरबीएल बैंक का। जब आईपीओ आया था, आईपीओ क्या लिस्टिंग हुई थी और उसके पश्चात नीचे की तरफ के दायरे और कुछ अकाउंट्स को लेकर के मेरे ख्याल से अटकलें थी, ग्रॉस नेट एनपीए बढ़ रहे थे वगैरह वगैरह। अनुशासन वित्तीय क्षेत्र में होना बहुत ही अनिवार्य है अनुज भाई, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो उसका जो एक डोमिनो इफेक्ट है वो बाकी अन्य क्षेत्रों पर आएगा और फिर जो परिस्थिति है वो काबू के बाहर निकल जाएगी। अच्छी मेरे ख्याल से ये खबर है। बात करें तो एक डिस्क्लोजर दे देते हैं कि आरबीएल बैंक पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है, और ये जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण मेरे ख्याल से हमारी जो रिसर्च टीम है वो अपने लक्ष्यांक में भी परिवर्तन करना चाहेगी आने वाले भविष्य में, नतीजों को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो ये है जनाब आरबीएल बैंक पे एडिटर स्टेक और साथ ही साथ गौरांग जी की राय। एक बार लेके आइए आप निफ्टी आईटी। जस्ट मैं आपको एक थोड़ी सी स्पॉटिंग की है उसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। निफ्टी आईटी इस वक्त लगभग 0.63% यानी 50 डे के ऊपर ट्रेड करता हुआ मोर और लेस डे हाई पर लेके आइए। एक बार आप कोफोज कहेंगे आप जनाब ये 2.5-3% ऊपर है, बट बात 2.5-3% की नहीं है। आप देखिए मूव अभी भी शार्प आता हुआ एक इंट्राडे ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ 1770, और मैं इस स्टॉक को देख रहा था, इसमें 1780 की कॉल में आज सुपर बिल्डअप है, 1800 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग और 1840 में बिल्डअप है। 1800 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। माना इस समय बहुत देर से इसको देख रहा हूँ, फिर मैंने फाइनली इसको ऑप्शंस पे चेक किया, इजेक्ट करता हुआ इस रेंज से माना सारे एवरेजेस के ऊपर परसिस्टेंट कल सुबह पकड़ा था। आपको याद है हमने वो जब 53-90 पे था, आज कुछ वैसा ही ये रिएक्शन दे रहा है कोफोज। आपका टेक इस पे? तो देखिए व्यू पॉजिटिव है, शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था इस पे, हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया है, तो ये डिस्क्लोजर है। अगर चाहें तो अभी भी क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स है उसको देख के लग रहा है कि 1850 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर 1760 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 57 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 85 रुपीज की टारगेट सेट करना है। कोफोज एट डे हाई। चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक के लिए बढ़ रहे हैं। मार्केट्स स्टिल एट डे हाई, निफ्टी करीब 25,330 पर उस ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेक के लिए चलते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अपने सेगमेंटल ट्रेड, स्टॉप, कैश, कॉल, ऑप्शन ट्रेड्स सबकी शुरुआत करेंगे। हासिल होते हैं कुछ मिनट्स के बाद। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। त्योहार की खुशियां होंगी डबल। हुंडई सुपर डिलाइट डेज में आपकी मनपसंद कार्स पर मिल रही है कमाल के डील्स। वैसे लोगे तो आप हुंडई चाहे दिल की सुनो या डील्स की।
सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, सो हमने चौका मार दिया। CNBC आवाज जैसे बड़े चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। सुकून से मुलाकात कब होती है? उस पल में जो बिना शोर किए बहुत कुछ कह जाता है। सुकून के हर पहलू से कीजिए मुलाकात हिंदवेयर के साथ। हिंदवेयर, डिजाइन फॉर सुकून। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। Living my best life. Mindfully crafted home decor fabrics. Sansar, a D-Decor brand. Live consciously. त्योहार की खुशियां होंगी डबल। हुंडई सुपर डिलाइट डेज में आपकी मनपसंद कार्स पर मिल रही है कमाल के डील्स। वैसे लोगे तो आप हुंडई, चाहे दिल की सुनो या डील्स की। बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी, सटीक और भरोसेमंद कवरेज देखिए सबसे बड़ा दंगल में देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। सुकून से मुलाकात कब होती है? सर्द वादियों में, जब गर्म कंबल से रूह सेकते हो। सुकून के हर पहलू से कीजिए मुलाकात हिंदवेयर के साथ। हिंदवेयर, डिजाइन फॉर सुकून। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर। मैं इंतजार करना था 2 चीज़ों का, या तो अपनी शर्तों पे बेस मिल जाए या फिर तुम्हारी शर्तों पे रेजिस्टेंस कट जाए, है ना। तुम्हारी शर्तों मतलब जो पहला कॉल राइटर है, अब वो जैसे ही 229 से 191 कटा, कुछ नहीं, बाजार ब्लास्ट हुआ। और हमारा आखिरी पॉइंट था आशीष, जहाँ तक मैं कमेंट्री लिख के आया था कि जनाब हम देखेंगे कि निफ्टी 330 काटने के बाद 383 जोन तक जाएगा कि नहीं जाएगा। 383 तो नहीं गया, बट 365 तक का हाई लगा के आया। मेरे ख्याल से आशीष अभी है ना, अब हमें इंतज़ार करना होगा कैसे निफ्टी बैंक 57,000 को क्रॉस करता है। अब अगला ब्रेकआउट यानी 25,400 की ट्रैजेक्टरी तब पार होगी जब आपको 57,000 का ब्रेकआउट मिलेगा। सिंपली अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि 57,000 पर बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा मंथली कॉल राइटर। पर आशीष, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा यार, निफ्टी आईटी में जिस प्रकार के मूव परसिस्टेंट के हैं, कोफोर्ज के हैं, मैं आज सिर्फ नंबर्स जब देख रहा था, विभिन्न हालातों में, खराब हालातों में भी ये कंपनी आपको ढाल लेती है। मैं इनके मार्जिन्स को देख रहा था, वो इम्प्रूव हुए। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो है वो आपकी स्ट्रीट्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस अच्छे रहे। मिड कैप आईटी फिर भी दुरुस्त है इस बार, है ना। अरे मिड कैप आईटी तो वीरू रिजल्ट सीजन से पहले ही पता था। जिनका नाम ले रहा हो आप, कोफोर्ज हुआ, परसिस्टेंट हुआ, केपीआईटी हुए, इनके सीक्वेंशियल ग्रोथ नंबर्स एक्सपेक्टेड थे बेहतर। भाई हम परसिस्टेंट के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड था 4.25% के आसपास ग्रोथ आएगी, उससे बेहतर आई बात अलग है। पर एक्सपेक्टेड था कि मिड कैप आईटी बेहतर करेगा, लार्ज कैप आईटी डिसेंट सा परफॉर्मेंस करके देगा। हाँ ये बात है, अब तक सारे नंबर्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर हो रहे हैं, पर उससे अभी भी क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ है। खैर इस पे अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इन्फोसिस विप्रो के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन पे आऊंगा, तब और डिटेल में ये सब बातें समझाऊंगा आपको। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जोड़ते हुए, चंदन क्या दिवाली पे कहां दिखा? अरे वाह, ये मोतीलाल में पूरे हफ्ते का सेलिब्रेशन होता है क्या दिवाली का? बिल्कुल आशीष जी, देखिए हम लगातार पूरा वीकली थीम पे फोकस करते हैं, तो 7 दिनों से पूरा दिवाली सेलिब्रेशन है, ट्रेडिशनल। क्योंकि देखिए दिवाली है तो वाइब्स है, और हमारा तो ऐसा मानना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के बिना दिवाली अधूरी है। तो पूरा टीम, चाहे रिसर्च हो, चाहे मार्केटिंग हो, डिजिटल हो या फिर मीडिया हो, सब दिवाली के सेलिब्रेशन में लगे हैं। और एक हमारा एक फिल्म भी बन रहा है, दिवाली की तैयारी हम करेंगे आपके लिए, तो उस पर भी काफी वर्क कर रहा है।
तो बस ये आप मोतीलाल ओसवाल देता है कपड़े कि अपने खुद के होते हैं 7 दिन? आई थिंक हमारी कंपनी तो हमको देती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आप जैसा समझो। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस भाव और भावना से पहन रहे हो। नहीं, अच्छा, तो भाव से याद आया, मुहूर्त के दिन कहाँ दिखा रहे हो निफ्टी आप भाई साहब? बिल्कुल, मेरे हिसाब से मोमेंटम इंटेक्ट है। और देखिए आशीष जी, लगभग 4 महीने हो गए इंडेक्स 24,400 से 25,500 की रेंज में फंसा हुआ है। बट पिछले 3-4 दिनों में उठापटक के बावजूद भी हायर बेस बने हैं और 25,000 के सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। और जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, सेंटिमेंट थोड़ा सुधर रहा है, ब्रॉड बेस बाइंग आ रही है। लग रहा है 25,750 से लेके 26,000 तक के अटेम्प्ट बनने चाहिए। तो कहने की अब की बार 26,000 के बियॉन्ड तक का मूवमेंट मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में लग रहा है। मुझे वही लग रही थी। ओके, ठीक है चंदन जी, बहुत शुक्रिया बताने के लिए लेवल्स कहां तक पहुंच सकते हैं निफ्टी के। इस वक्त का आपका ट्रेड क्या होगा? मार्केट में अच्छा रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं फेस्टिविटी है और कंजम्पशन थीम पे ही फोकस रहेगा। कंजम्पशन में 2-3 चीजें, एक तो आप चाहे न्यू एज कंपनीज की बात करें या फिर एयरलाइंस की बात करें, फाइनेंशियल भी सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट एक पिक के लिए मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे इंडिगो पे। इंडिगो में लगभग पिछले 32-33 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सरपास हुआ है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो इंडिगो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और यहाँ पे 5750 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 6040 तक के टारगेट बनने चाहिए। 6040 तक के टारगेट। इंडिगो एविएशन शानदार रैली 2% अप, और क्रूड में जो नरमी आई है उसका एक बड़ा फायदा इंटरग्लोब एविएशन को भी होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का। गाबर सर है हमारे साथ, आशीष कयाल जी और सालुंखे जी हैं हमारे साथ। विकास जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, बताइए टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक? देखो, एबी कैपिटल मुझे स्ट्रांग लग रहा है। 303 के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 296 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे बन चुका है, तो 296 के स्टॉप लॉस में इसमें बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में जो लेवल्स देखने मिल रहे हैं 324 के आसपास के अच्छा आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा आपको इस काउंटर में आते हुए देखने मिल सकता है। और ये काउंटर जो है हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा रुझान देखने मिल रहा है पॉजिटिव साइड में। तो एबी कैपिटल बाय कॉल रहेगा। ओके, एबी कैपिटल आपकी बाय 303 पे कैश कॉल में, और ये वाकई अच्छा मूव देती हुई। आशीष जी, आपका ट्रेड? देखिए, होम फर्स्ट में यहाँ पर अच्छा खासा रुझान इमर्ज हो रहा है काफी समय के बाद में। ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है अपना करीबन 1160 1170 के लेवल्स के आसपास। आज बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 20 डीएमए के ऊपर भी आया है स्टॉक, और यहाँ से गुंजाइश है कि थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो है वो 1340 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1225 का। होम फर्स्ट कयाल साहब को पसंद आ रहा है। गाबा सर कहाँ है यार? गाबा सर, गुड आफ्टरनून। आज का प्रेफर्ड कैश कॉल। गुड आफ्टरनून डियर। और स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। स्टॉक के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन आज का नहीं देखना चाहिए। आज का देखना है तो 770, लेकिन 780 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए आजकल में। स्टॉप लगाना चाहिए 755 का, ज्यादा नहीं। HDFC लाइफ। भाई साहब, इसके रिजल्ट आने वाले हैं। एक्सिस बैंक और HDFC लाइफ निफ्टी के आज जो 2 नंबर्स आने, उनमें से एक गाबा सर की प्रेफर्ड पिक है। ये यहाँ से अच्छी तेजी डिलीवर कर सकता है। वैसे रिजल्ट्स ही नहीं आने, रिजल्ट्स के साथ साथ मेरे ख्याल से बोनस डोल आउट पे भी कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है। नहीं, वो तो HDFC AMC में है, सॉरी, बोनस HDFC लाइफ के नंबर्स हैं। खैर, आज के कैश कॉल्स हो गए। विकास ने आदित्य बिरला कैपिटल चुना, कयाल साहब ने होम फर्स्ट, और गाबा सर ने HDFC लाइफ पे दाव लगाने की बात करी है। भाई साहब, ब्रेथ 2:1 एडवांसेस के फेवर में, तो रिस्पाइट अक्रॉस द बोर्ड स्क्रीन्स पे आपको इस समय नजर आएगी। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हरकत वीरू हो तो उसे मैप कर लो पहले आप, फिर उसके बाद चलें कल, क्योंकि रिजल्ट हैवी डे, तो इंपॉर्टेंट नंबर्स के अपन पोल प्रीव्यूज कर लेंगे। आशीष, सिर्फ एक ट्रेड जो मुझे विजिबल नजर आ रहा है और स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और एक फ्रेश ब्रेकआउट है, दैट्स KA इंडस्ट्रीज 4429 डे हाई पर। विकास, आज सुबह भी बात हो रही थी इसकी, आज कल भी हमने बात की थी इस स्टॉक की, और मेरे ख्याल से केबल और वायर सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट था। इनफैक्ट आशीष से बात कर लेता हूँ। आशीष, आपका व्यू क्या है? आशीष कयाल जी 46 के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि अपने आप को, जो कि दिसंबर 2024 की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है?
देखिए वीरू, यहाँ पर जो मोमेंटम बना है इस स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त बना है। मतलब अगर आप पिछले 9 से 10 दिन देखेंगे तो ये स्टॉक ने प्रीवियस लो के नीचे एक भी बार ब्रेक भी नहीं दिया है। क्लोज तो जाने दीजिए, ब्रेक भी नहीं कर रहा है, तो मोमेंटम तो बना हुआ है। स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो डिप पे बाय करने की राय होगी। और ये 4600 के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओवरऑल अगर हम वीकली चार्ट पे भी इस स्टॉक को ट्रैक करें तो बहुत समय के बाद में इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग वेव ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो 4600 का टारगेट है और मेरे ख्याल से 4750 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है ये स्टॉक। तो बाय करके चलिए। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो डिप पे बाय करिए, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए। और यहाँ पर नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो करीबन 4335 लेवल्स का है। केया इंडस्ट्रीज बाय ऑन डिप्स का व्यू बनाइए। अच्छा, आज सुबह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं Hyundai की। Hyundai आज अपना इन्वेस्टर डे बना रहा है। अभी यतिन जुड़े थे आरबीएल बैंक पे, तो आरबीएल बैंक के प्रेजेंटेशन के बाद वो भी चले गए Hyundai के इन्वेस्टर डे पे। मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान्स Hyundai ने हाईलाइट किए। क्या है इनका विजन 2030, इस पे बातचीत करने के लिए दीपाली जुड़ती हुई। दीपाली, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करना चाहता है Hyundai? Hyundai के बहुत अग्रेसिव प्लान है और टारगेट यही है कि मार्केट कैप्चर करे, एसयूवीज में प्रेजेंस बढ़ाए, कैपेसिटी बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां बेचे और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट शेयर को इंक्रीज करके सेकंड नंबर के स्पॉट पे बना रहे, जो कि थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई दिया है। और इसीलिए आज इन्वेस्टर डे में पूरा रोड मैप उन्होंने बताया कि अगले 4-5 सालों में वो क्या करने वाले हैं। और अग्रेसिव प्लान है कहना होगा। 45,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स की वो बात कर रहे हैं बाय 2030, जिसमें 60% इन्वेस्टमेंट्स तो जाएंगी R&D में, बाकी इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी प्रोडक्ट्स पर, कैपेसिटी एक्सपेंशन पर। इसके अलावा 11 से 14% के रेंज में ऑपरेटिंग मार्जिन्स वो गाइड कर रहे हैं बाय 2030। डोमेस्टिक सेल्स में 7% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रह सकती है ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स, ये उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट की बात भी की है इन्वेस्टर्स को रुझाने के लिए 20 से 40% तक की। इतना ही नहीं, FY30 तक उन्होंने गाइड किया है कि जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है उनका वो लगभग 15% तक ले जाने का वो एम करेंगे। अभी 10%, 12% इस रेंज में रहा है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन को भी उनको इंक्रीज करना है। इनफैक्ट ये बात तो Hyundai की तरफ से हमने पहले भी आते हुए देखी है अर्निंग्स के दौरान भी, कि मेक इन इंडिया पर वो फोकस कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स को एक्सपोर्ट हब के तौर पे देख रहे हैं और इसीलिए 30% कंट्रीब्यूशन ओवरऑल सेल्स में एक्सपोर्ट्स की तरफ से रहेगा बाय 2030, ये वो एम करके चल रहे हैं। अच्छा, मॉडल्स की पाइपलाइन भी उन्होंने शेयर की है। अगले 4-5 सालों में 26 नए मॉडल्स आएंगे और इन 26 नए मॉडल्स में जो 7 होंगे वो ऑल न्यू नेम प्लेट्स होंगे, यानी ऑल न्यू प्रोडक्ट्स होंगे 7 लगभग। बाकी अपग्रेड्स हो सकते हैं इंजन, अलग अलग इंजन कैपेसिटी के साथ, या फेसलिफ्ट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि Hyundai की तरफ से ये एक बयान और आया है इस इन्वेस्टर डे में कि बाय 2030 Hyundai इंडिया ग्लोबल रोड मैप पे सेकंड लार्जेस्ट रीजन रहेगा। इंडियन मार्केट्स इनफैक्ट सेकंड लार्जेस्ट रीजन रहेंगे Hyundai इंडिया के तौर पे। लग्जरी एक ब्रांड है इनकी, जेनेसिस, साउथ कोरिया में काफ़ी पॉपुलर है, उसको भी इंडिया में लेकर आएंगे वो बाय 2027। और एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी भी जो लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे उसको भी लेकर आएंगे बाय 2027। हाइब्रिड मॉडल्स पर भी काम करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर की है उन्होंने इस रोड मैप पे कि जो पूरा फोकस रहेगा वो इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट्स पर रहेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन पे रहेगा, डीपर लोकलाइजेशन पर रहेगा। और इसीलिए उन्होंने जो जिन प्रोडक्ट्स की बात की है वो स्पेशली MPVs, यूटिलिटी व्हीकल्स की बात की है, ऑफ रोडर्स की बात की है, प्लस हाइब्रिड मॉडल्स की बात की है। तो इसी पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। बट डेफिनेटली अग्रेसिव प्लान्स Hyundai के अगले 4-5 सालों के लिए। एग्रेसिव प्लान्स अगले 4-5 सालों के लिए। एग्जैक्टली 1 साल हो गया। अक्टूबर 2024 में लिस्ट हुई थी, अक्टूबर 2025 में हम आके खड़े हुए हैं। आज इन्होंने सुबह एक बड़ा अनाउंसमेंट भी करा। तरुण गर्ग साहब अब इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। वीरू, ऐसी मैं देख रहा था, वो है MBA IIM लखनऊ से। मैं था MBA JIM लखनऊ से। 19-20 से रह गया मामला। 19-20 से रह गया। 19-20 से रह गया है, किस्मत भी ना। खैर ठीक है भाई। गौरांग सर, Hyundai ने मतलब इस जर्नी, पिछले 1 साल का चार्ट रखिएगा। मेरे ख्याल से IPO का भाव था 1960 का इशू प्राइस, बीच में स्लिप हुआ था, मेरे ख्याल से 1550 तक गया था, रुलाता रहा। उसके बाद बढ़िया एक तरफा मूव बने और कहाँ 1980 का इशू प्राइस और कहाँ 2500 के आसपास आके खड़ा हुआ है। Hyundai पे आप लोग का लॉन्ग टर्म व्यू, गौरांग सर,
Hyundai वर्सेस मारुति एक चुनते लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए तो कौन सा होता? आशीष भाई, आप 19-20 से नहीं 0.000001% से चूक गए। वो पद जो आपको मिलना था वो इसके कारण 19-20 नहीं था, वो 0.000001%। वो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर मैंने बोला था ना, सॉरी। और आप होते तो शायद 24,000 का भाव होता। तरुण गर्ग साहब सुन रहे होंगे। लेकिन आते आपके प्रश्न के ऊपर, देखिए, एक साल में अगर आप देखने जाए तो Hyundai ने इतना कुछ किया नहीं। 1900 के आसपास आईपीओ और मौजूदा स्तर करीबन 2430 के आसपास। कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो मार्केट शेयर है Hyundai का, और अभी जो दीपाली राणा जी बता रहे थे प्रोडक्ट लॉन्चेस और निवेश को लेकर के, मेरे ख्याल से एक बहुत ही सक्षम और मजबूत योजना है। ये दर्शाता है आशीष भाई कि मात्र सिर्फ Hyundai नहीं, टेस्ला भी अब आए हैं, शोरूम खोला है, शायद जल्द तारीख पे अगर अनुमति मिलती है तो उत्पादन भी शुरू कर दे। बाकी अन्य कंपनियां भी आ रही हैं भारत में अपना उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए, या फिर अगर उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। सक्षम मजबूत कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं। Hyundai विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कारज नहीं है। पसंदीदा अगर चौपहिया वाहनों में 2 या 3 नाम लेने हो तो मेरे ख्याल से श्रेणी के आधार पर M&M, मारुति और टाटा मोटर। पर देश की दूसरी सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर रडार कवरेज पे क्यों नहीं है आप लोग के? ये इसके लिए नहीं है क्योंकि एक ऑटो क्षेत्र में ना हमारी कम से कम अभी तो मौजूदा परिस्थिति में करीबन 9 कंपनियां हैं ऑटो क्षेत्र में, तो उस कारण हमने इसको थोड़ा बहुत परे रखा है। ओके। इस बीच HDFC AMC अभी अभी गावस्कर का एक प्रिफर्ड पिक था, 1 for 1 का बोनस डोल आउट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे रेवेन्यू मुनाफे का नंबर 577 करोड़ से बढ़कर 718, आय साल दर साल करीब 16% का इजाफा है। 15.7 15.8% का गणित बैठता है। डिसेंट परफॉर्मेंस आता हुआ HDFC AMC से। हम इस पे ऑलरेडी एक ट्रेड राइड कर रहे हैं, मूव्स आने शुरू हुए इस नंबर्स पे। लेकिन चलिए धमाकेदार ऑप्शन की बारी। डायरेक्टर साहब जरा स्टिंग हो तो प्ले आउट करिएगा और रखिएगा मानस को, राजेश सतपुते साहब को और चंदन को स्क्रीन पे। मानस, पहले आपके पास इस समय का धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए टीवीएस मोटर्स के ऑप्शन में खरीदारी करके चलनी है। 3550 का कॉल ऑप्शन खरीदा जा सकता है। टीवीएस मोटर्स में देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो 3550 वाला कॉल ऑप्शन जो 80 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 64 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 110 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मानस जी का ट्रेड हो गया टीवीएस मोटर्स 3550 की कॉल ऑप्शन। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अविनाश जी, देखिए मेरी नजर है वोल्टास के चार्ट के ऊपर 1401 ये इसका करंट प्राइस है। फ्यूचर में तो हम एटीएम कॉल ऑप्शन 1400 का कॉल ऑप्शन करीबन 28 रुपए पे मिल रहा है, इससे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा छोटा 22 का। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 45 to 50 का। सो वोल्टास का 1400 का कॉल ऑप्शन बाय करें। वोल्टास का 1400 का कॉल। उधर टीवीएस मोटर पे दाव लगाया मानस ने। टीवीएस मोटर्स आज अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल भी लॉन्च करने वाली थी। डायरेक्टर साहब, विजुअल्स आ रहे होंगे, थोड़ी देर में आ रहे होंगे, तो दिखाइएगा। बढ़िया मूव्स बन रहे हैं स्टॉक में अहेड ऑफ दैट लॉन्च। खैर चंदन, आपका धमाकेदार ऑप्शन आज का। बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल काउंटर पे पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे हम नजर रख रहे हैं चोला फाइनेंस पे। चोला फाइनेंस में लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और वीकली चार्ट में एक मल्टीपल वीक्स का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से प्राइस सेटअप है, लग रहा है ऊपर में 1725 1750 तक की अपसाइड बननी चाहिए। इनफैक्ट बाकी दूसरे फाइनेंशियल काउंटर में भी अच्छा खासा मोमेंटम है, चाहे आप LTF की बात करें, श्रीराम फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें। तो चोला फाइनेंस का 1700 का कॉल खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे लगभग 25 रुपए के प्राइस 1700 की कॉल के चल रहे हैं, खरीदें। सपोर्ट रहेगा 18 रुपए के आसपास, ऊपर में लगभग 39 तक के टारगेट चोला फाइनेंस का 1700 का कॉल छू सकता है। ओके, चोला फाइनेंस का 1700 का कॉल। चलिए काम करते हैं यहाँ पर ना, ट्रेड्स को थोड़ा सा अगर आप देखें तो हम जल्दी पिक कर लेते हैं चार के चौका के ट्रेड्स को भी। पहला ऑप्शन ट्रेड आएगा मानस जी के सौजन्य से और राजेश सतपुते जी, उसका चंदन जी का और गौरांग। अच्छा, इनफैक्ट पहले गौरांग जी का ट्रेड भी पिक कर लेते हैं और उसके बाद मिड कैप फंडा पिक कर लेंगे। मानस, बताइए आप क्या ट्रेड पिक करेंगे?
तो देखिए अगर हम देखें तो एलटीएफ ने वापस हमें एक ब्रेकआउट दिया है। एलटीएफ पे ध्यान दीजिए, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे हैं एलटीएफ के। अब आप 270 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। मैं इसके आपको बस प्राइस बता देता हूँ। प्राइस चल रहे हैं ₹7.90 के। यहाँ पर ₹5.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और ₹12 के टारगेट सेट करने हैं। L&T फाइनेंस, ये है L&T फाइनेंस के आज नंबर्स आने हैं, शायद अवेटेड हैं। ये सब नंबर्स से पहले की तेजी है भाई, ध्यान रखिएगा। आज या कल है, क्योंकि मैं दोनों रिजल्ट कैलेंडर बना रहा था तो मुझे लगता है आज या कल में ही नंबर आज आने हैं। खैर, एफएनओ सुपरस्टार सतपथे साहब, कौन सा चुना आपने? आशीष जी देखिए, नेस्ले इंडिया मुझे लगता है ये ब्रेकआउट तो जबरदस्त है, और जिस तरह से मोमेंटम है मुझे लगता है और यहाँ पे थोड़ा मूव मिलेगा। तो प्योर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा ओवरबॉट है, तो स्टॉप लॉस के साथ आराम से यहाँ पे काम करना। 1227 चल रहा है, 1217 का स्टॉप लॉस रखे और 1250 से 1260 का इसका स्विंग का टारगेट होगा नेस्ले इंडिया। ओके, नेस्ले इंडिया का ट्रेड हो गया आपका। चंदन जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। चंदन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमने चार्ट के चमत्कार की बात करें तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा फाइनेंशियल काउंटर पे। अभी हमने चोला फाइनेंस की बात की और उसके बाद में यहाँ पे L&T फाइनेंस पे फोकस करूंगा। लगातार आउट परफॉर्मेंस है और ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा, तो मौजूदा लेवल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 266 का सपोर्ट है, ऊपर में 280 के टारगेट। ये ट्रेड हो गया चंदन जी का। उसके बाद चलते हैं, काम करते हैं, आज की मिड कैप फंडा कॉल पिक करते हैं। गौरांग जी, क्या पिक कर रहे हैं मिड कैप में आज? मिड कैप फंडा के रूप में ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र पसंद आता है वीरेंद्र जी, और जिस प्रकार की योजना सरकार ने बना करके रखी है, हमें लग रहा है कि ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको आते हुए दिखेगा। उसी तरह के आधार पर एक मझौली कंपनी है ऊर्जा उत्पादन में, गुजरात स्थापित टोरेंट पावर। मेरे ख्याल से ये सबसे पहली कंपनी थी जो कैश सरप्लस थी, पावर सरप्लस थी, और पावर सरप्लस जो था वो बाकी के जो करीब के राज्य है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पर अपनी ऊर्जा पहुंचाते थे वो। काफी कुछ योजना है टोरेंट पावर की आने वाले भविष्य में क्षमता विस्तार को लेकर के और नई कारोबार में उतरने की। तो बुनियादी तर्क के आधार पर टोरेंट पावर पर खरीदारी की राय है। शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। ये सारी टोरेंट पावर, नेस्ले, सब चर्चा में सुबह से आते ही चले जा रहे हैं और आज भी इस समय। सतपथे साहब, आपने जाके दुकान पे चेक करा 10 रुपए की मैगी में कितना जीएसटी का फर्क पड़ा? नहीं। ये पास आउट पता नहीं कैसे इतना करता तो क्या। अरे ध्यान रखना चाहिए भाई, सरकार ने जो बोला है उतना तो फायदा हमें पहुंचना चाहिए। खैर, चलिए, बिग मार्केट वॉइसेस की बारी है और मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन साहब जुड़ते हुए। रक्षित सर, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब वो क्या है, संवत के एकदम लास्ट लेग में आके हम लोग खड़े हुए हैं जी। और इस बीते संवत में 2 चैलेंजेस थे, 2 दिक्कतें थी। वो एफआईआई के आउटफ्लोज और बाकी सब अलग। एफआईआई के आउटफ्लो शायद इसीलिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अर्निंग्स का स्लो डाउन आ गया था। रक्षित सर, आप लोग का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है भाई? अभी तक, अब तो बहुत इनिशियल डेज हैं इस रिजल्ट सीजन के और अनलाइकली है कि ग्रोथ का पहिया वापस इतनी जल्दी लौट आएगा। तो तेजी तूल कब पकड़ेगी? कब तक हिंदुस्तान में ये अर्निंग सीजन के हालात सुधरते हुए नजर आएंगे? आप लोग क्या मान के चल रहे हो? क्योंकि अब टाइम हो गया, पिछले साल सितंबर से गाड़ी फुस हुई है। जी, तो अगर मैं मार्केट को 2 हिस्सों में तोड़ूं अर्निंग्स ग्रोथ के माध्यम से, एक तो वो वाले सेक्टर्स जो 2021 से 2024 तक बहुत ही अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिए, जिन्होंने निफ्टी की पूरी अर्निंग्स ग्रोथ को 23-24% CAGR पे ला खड़ा किया था उन 3 सालों में, उन सेक्टर से हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं है। ये ज्यादातर गवर्नमेंट केपेक्स ओरिएंटेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओरिएंटेड सेक्टर्स थे। उन सेक्टर से अगले 2-3 साल में हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं है मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ का सपोर्ट लाने की। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, जो कंजम्पशन, फाइनेंशियल्स, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड specialized products rather than generic products, etc. So consumption, financial, particularly in those sectors से हमारी
अर्निंग्स में एक्सेलरेशन की एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल मार्केट लेवल पे आई थिंक जो 2021 से 2024 हमने देखा था 23-24% का एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, वो तो अनलाइकली लगता है। लॉन्ग टर्म एवरेज निफ्टी का 11-12 रहा है, अगले 2 साल में हमें लगता है लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा नीचे रहेगा, लेकिन कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स, ये जीएसटी टैक्स कट और गवर्नमेंट के जो आरबीआई के जो चेंजेस अनाउंस हुए हैं रिसेंटली एटसेट्रा, उससे थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट, उसके कारण इट शुड बी हाई सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। बेसिकली यहां से अगर कुछ अच्छा कर रहा होगा तो कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स होंगे अर्निंग्स के फ्रंट पे। अच्छा, बतौर पोर्टफोलियो मैनेजर शायद पैसा भी वहीं कमिट करा जाता है जहां पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी हो, पर इन दोनों पॉकेट्स में कंसेंसस टाइप है कि यहां से हालात शायद सुधरेंगे, तो वैल्यूएशंस परमिट कर रहे हैं कि नया पैसा डालने के लिए। आप कंफर्ट में हो क्या, या फिर उन कंपनीज पे अभी भी दाव लगा रहे हो जहां पे मोट तगड़े हैं, आज नहीं तो कल ग्रोथ आ ही जाएगी, पैसा आ ही जाएगा? जी बिल्कुल ठीक बोला। सो वैल्यूएशन सबसे बड़ा रिस्क है इस टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। खास करके ये क्वालिटी ओरिएंटेड हाईली रेटेड कंपनीज कंजम्पशन फाइनेंशियल्स में जो बैठती हैं, जहां पे पी मल्टीपल्स काफी रिच हैं, प्राइस टू बुक मल्टीपल्स काफी रिच हैं, वैल्यूएशन सबसे बड़ा रिस्क है। इसको अवॉइड करने का तरीका जो हमें दिखता है वो सिर्फ बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है, कि जहां पे भी मार्केट शेयर का गेन प्राइस्ड इन नहीं है या कोई कैपिटल एलोकेशन से नया इनिशिएटिव कंपनी खड़ा कर रही है वो प्राइस्ड इन नहीं है, वहां पे अर्निंग्स का सरप्राइज आ सके, तो ऐसे स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो में ले रहे हैं। इनफैक्ट वैल्यूएशन हाई होने के कारण फाइनेंशियल्स में हमने अपना वेट थोड़ा कम किया है कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो में, कंजम्पशन ओरिएंटेड में हमने थोड़ा वेट बढ़ाया है। अच्छा रक्षित जी, एक चीज़ और हो रही है, अगर आप बीते एवरेज लास्ट 6 महीने के एवरेज क्रूड के प्राइसेस को देखें, हमने कभी भी 68-69 की ट्रेजेक्टरी को ऊपर की तरफ लांघा नहीं। अब मिडिल ईस्ट में ये जो इतना बड़ा, अगर आप देखें, पीस इनिशिएटिव प्रारंभ हुआ, उसके बाद उसको अंतिम चरण तक पहुंचा दिया गया। अब क्रूड की जो ट्रेजेक्टरी है, सडनली आपको क्रूड डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करने वाली कंपनियों का वर्क, आपको OMCs, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ से आगे चलते हुए जिस ट्रेजेक्टरी में क्रूड है, अब आपका व्यू क्या है, कैसे प्ले करना चाहिए क्रूड की इस थीम को? देखिए, क्रूड 2 तरह की कंपनीज को अफेक्ट कर सकता है, जहां पे कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हों या फिर जहां पे कमोडिटी कंज्यूमर्स हों। सो ज्यादातर जो हमारे पोर्टफोलियो में है, जो लेट्स से कंजम्पशन में है, कमोडिटी कंज्यूमर्स ज्यादा हैं। कमोडिटी कंज्यूमर्स को बढ़ता क्रूड और डेप्रिशिएट होता डॉलर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करेंगे ऐसी कंपनियों में, तो डेप्रिशिएट होता डॉलर कमोडिटी कंज्यूमर्स के लिए हानिकारक है, और बढ़ता क्रूड डॉलर टर्म्स में डेप्रिशिएट होता रुपी एज एन अगेंस्ट द डॉलर हानिकारक है, और बढ़ता क्रूड भी हानिकारक है। तो ये 2 रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग पावर अगर कम है कंपनी में, तो क्रूड अगर 70 के ऊपर गया और डॉलर अगर 90 की तरफ गया रुपी, तो देन देयर आर चांसेस ऑफ मार्जिन प्रेशर। नहीं तो अगर ऐसा ना होए तो फिर प्राइसिंग पावर कैन एक्चुअली ओवरकम दीज काइंड्स ऑफ हेडविंड्स, तो मार्जिन प्रोटेक्टेड रह सकता है। रक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज थोड़ा सा आपसे हुई बातचीत को थोड़ा सा छोटा ही रख पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है और थोड़ा देर से संपर्क हुआ, लेकिन फिर भी सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और एक बार फिर से आपको इस पर्व की CNBC आवाज़ के पूरे परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। दीपावली आपके लिए मंगलमय रहे, शुभ रहे। चलिए अब बात करते हैं बिग बॉस की, और वो है इन्फोसिस। आशीष, क्या एक्सपेक्टेशन? हाँ, कल निफ्टी के 5 नंबर्स आने हैं। मैं इन्फोसिस और विप्रो दोनों बताता हूं एक साथ आपको। एक काम करिए, पहले जरा दिग्गज IT कंपनीज के अब तक का परफॉर्मेंस ग्रिड भेजा था वो स्क्रीन पे रखिए। पहली प्लेट स्क्रीन पर आएगी। 3 के नंबर्स आ गए,
मैंने इसलिए रखा है कि एक्सपेक्टेशन से तीनों ने बीट करा है, और इन्फोसिस और विप्रो की एक्सपेक्टेशन मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दी है। अब इसी डिटेलिंग में उतरूंगा, लेकिन ये अब तक की कहानी है और ये सबके अनुमान थे इस क्वार्टर के। जहां तक इन्फोसिस की बात है, लेकर आइए स्क्रीन पे। साल के हाई से स्टॉक अभी भी 25% के दबाव में ट्रेड कर रहा है। यह है उसकी टाइमलाइंस, रिलीज में स्पेसिफाइड है। 3:45 पे नतीजे, 4:15 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5:30 बजे शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल कल हो रही होगी। क्या एक्सपेक्टेड है? कांस्टेंट करेंसी में आए तमाम ब्रोकरेजेस जो एस्टिमेट्स लेके चल रहे हैं क्यू ऑन क्यू आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। इसी का निचोड़ है आवाज अनुमान। 1.8% क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। इस प्लेट को फ्लिप करिए तो आवाज अनुमान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यार Q2 जो है इन्फोसिस के लिए एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, और रीसेंट डील्स जो बैक करी गई हैं उनमें रैंप अप हो रहा होगा। रैंप अप मतलब वो डील पे अब काम करना बढ़ रहा होगा, तो उससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंप्रूव हो रहा होगा। ऊपर से इन्फोसिस ने हाल में एक्विजिशंस कर रखे थे, उन एक्विजिशंस का एडेड कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। ब्रोकरेजेस कह रही है 1.8 जब हम कह रहे हैं तो 20 से 30 बेसिस पॉइंट इन एक्विजिशन का कंट्रीब्यूशन है। जहां तक मार्जिन की बात है, सारे ब्रोकरेजेस के अनुमान स्क्रीन पर रखे, सब मान के चल रहे हैं मार्जिन एक्सपैंड होंगे। हमारा अनुमान है 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इस क्वार्टर में मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। क्यों आएगा? सिंपली पुट करेंसी बेनिफिट्स हैं, रुपया कमजोर हुआ है, उसका फायदा है। प्रोजेक्ट मैक्सिमस इन्होंने भी शुरू करा था, जैसे टेक महिंद्रा ने अपने मार्जिन इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट रखा था, इन्फोसिस ने भी उस प्रोजेक्ट से कुछ फायदा मिल रहा होगा, कॉस्ट एफिशिएंसीज आ रही होंगी, और इस बार वेज हाइक्स नहीं है, तो सीधे सीधे मार्जिन के लिए वो टेलविंड बन जाता है, इंप्रूव होंगे। मुनाफा इसीलिए 3.5% क्यू ऑन क्यू बढ़ रहा होगा। इन्फोसिस के लिए H1 मतलब साल की पहली छमाही हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साल की दूसरी छमाही से। इस बार भी कुछ बदलेगा नहीं। ब्रोकरेजेस ये मान के चल रही थी H1 स्ट्रांग होगा, H2 थोड़ा सा फीका देखने को मिलेगा। इसीलिए जो पूरे साल की गाइडेंस है उसमें शायद दे रखी है 1 से इन्होंने 3% कांस्टेंट करेंसी में आय में उछाल। ज्यादातर ब्रोकरेजेस अनचेंज्ड हैं, मतलब ये गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बस ये कह रहे हैं कि लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस शायद बढ़ा दें, तो हो सकता है 1 से 3 की जगह 2 से 3 की बात करेंगे। अपर थ्रेशोल्ड नहीं बदलेंगे, ये सब मान के चल रहे हैं। ये तो इन्फोसिस की कहानी। लाइए विप्रो भी दिखा देता हूं क्विकली स्क्रीन पे। एक और इंपॉर्टेंट नंबर, वो भी कल बाजार बंद होने के बाद, वो साल के हाई से 23। अब विप्रो वो स्टॉक है जो 2-3 दिन से ज्यादा हरकत में है, ये नोटिस करिएगा। 2 दिन की बोर्ड मीट आज भी चल रही है, कल भी चल रही होगी, कल नतीजे आ रहे होंगे। इनकी रिलीज कहती है इवनिंग, टुमारो इवनिंग, तो कल शाम को रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे होंगे। कांस्टेंट करेंसी में आया है, सारी एक्सपेक्टेशन स्क्रीन पे रख दी हैं। 0.1%, मैंने 0.1 दे दिया, अदरवाइज 0% मतलब कोई नो ग्रोथ क्वार्टर होगा। मतलब इन्होंने जो गाइडेंस दिया था -1 से +1, एकदम उसके मिड पॉइंट पे फिर डिलीवर कर रहे होंगे। एक नो ग्रोथ क्वार्टर होने वाला है विप्रो के लिए, ऐसा लगता है। क्यों? इनके हरमान नाम की कंपनी का अधिग्रहण करा था, उसका 1 मंथ का कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। नई डील्स इन्होंने भी खूब बैक करी हैं, उसका रैंप अप हो रहा होगा। पर इनके साथ इशू यह है कि यूरोप स्टेबलाइज जरूर हो रहा है, लेकिन रिकवरी यहां से ग्रेजुअली आएगी, आगे रिकवरी देखने को मिलेगी। मार्जिन का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्जिन फ्लैट होंगे। मैंने फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव प्लेट पे लिख दिया है, ये कहते हुए क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं 10-20 बेसिस पॉइंट बढ़ रहे होंगे, तो ना ग्रोथ होगी ना मार्जिन में कुछ इंप्रूवमेंट होगा, लार्जली फ्लैट मार्जिन होंगे। मार्जिन फ्लैट इसीलिए क्योंकि ना ग्रोथ है तो परकुलेट होकर दिक्कत कर रही होगी। डील रैंप अप्स होने तो उस पर खर्च करना पड़ेगा, आपको ज्यादा इंप्लॉइज लगाने पड़ेंगे, उसके खर्चा और कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, पर ये सब की भरपाई रुपए की कमजोरी कर देगी, इसीलिए मार्जिन फ्लैट रहेंगे इनके। अच्छा, इन्फोसिस के केस में H1 स्ट्रांग था, विप्रो के केस में कहा जा रहा है H2 स्ट्रांग होगा, क्योंकि विप्रो ने बहुत तगड़ी डील्स Q1 में बैक करी थी। अब वो डील्स पे काम शुरू हो रहा है, इसीलिए इनका H2 उल्टा इनके लिए अच्छा हो जाएगा। गाइडेंस अगले क्वार्टर की, ये सिर्फ एक क्वार्टर आगे की गाइडेंस देते हैं। बहुत डिवाइडेड है स्ट्रीट, इसलिए मैं कोई आकलन नहीं कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे सारी गाइडेंस रख दी है। कोई कह रहा है -0.5 से +1.5, कोई कह रहा है 0 से 1, कोई कह रहा है 1 से 2। मोटा मोटी फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही अगले क्वार्टर की गाइडेंस शायद ये कंपनी दे रही हो। एक चीज इंपॉर्टेंट मेंशन कर देता हूं, मैंने कहा था Q1 में ऑर्डर विंस बहुत स्ट्रांग थे, $2.7 बिलियन के थे, क्योंकि उन्होंने कुछ मेगा डील्स बैक करी थी। इस क्वार्टर में मामला ठंडा पड़ रहा होगा। Q2 में कुछ ब्रोकरेजेस $1 बिलियन की बात कर रही हैं, कुछ अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन वो 2.7 से कूल ऑफ होकर इस बार के आंकड़े आ रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Q2 में बहुत अच्छी डील विंस हो चुकी थी Q1 में, तो इस बार वो मामला थोड़ा सा ठंडा हो रहा होगा।
तो एक्सपेक्टेशन से वैसे अब तक तो सारी आईटी कंपनीज ने वीरू बेहतर परफॉर्म करके दिया है। देखते हैं इन्फी और विप्रो करके क्या दिखाते हैं। कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके स्ट्रीट चल नहीं रही है वैसे इनकी परफॉर्मेंसेस को लेकर। वो तो अच्छी बात है ना आशीष, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हाँ। वो अपने आप में अच्छी बात है। और निफ्टी आईटी का चार्ट कुछ तो कह रहा है आशीष, कुछ तो कह रहा है, इस ट्रजेक्टरी से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है ये। निफ्टी आईटी ने अटेम्प्ट किया आज मिड कैप आईटी के स्विंग के थ्रू टू क्रॉस 50 डेमा, हालांकि क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अभी आपने जो पूर्वानुमान थे आशीष से समझे। लेट्स सी कल नंबर्स कैसे डिलीवर करती हैं कंपनियां, लेकिन 2 नंबर्स और आने हैं और वो है नेस्ले और एटर्नल। एक काम करते हैं, मंगलम के पास चलते हैं, थोड़ा सा इन नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एटर्नल की बात करते हैं। मंगलम, क्या एक्सपेक्टेशन? इटर्नल जो स्टॉक है वो रिकॉर्ड हाई पर है और पिछले क्वार्टर से लेके अब तक में काफ़ी तेज़ी से ये स्टॉक भागा है। उसका रीज़न ये है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कह दिया था कि ग्रोथ रेट बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से सिर्फ तेज़ी होगी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ब्लिंकिट का जो एबिटा लॉस है वो भी पीक आउट हो चुका है। तो वो 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा स्ट्रीट की नज़र रहेगी। अगर आप ओवरऑल एक्सपेक्टेशन देखें तो तगड़ा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। करीब 60 से 65% के आसपास उनका एडजस्टेड रेवेन्यू है जो वो ग्रो होगा। एबिटा हावेवर सिर्फ 13% के आसपास ग्रो होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जो है अभी भी ब्लिंकिट में काफ़ी जारी है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर वहाँ पर हमें 20% डिक्लाइन देखने मिलेगा, पर उसका रीज़न ये है कि हमें सबसे ज़्यादा जंप दिखेंगे उनके डेप्रीसिएशन में। इम्पॉर्टेंटली जो फूड डिलीवरी है उसका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कुछ 18 से 20% के आसपास ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। ब्लिंकिट का जीओवी करीब 130 से 150% के आसपास ग्रो करेगा। वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ब्लिंकिट का बिजनेस। और जो ब्लिंकिट का स्टोर काउंट है वो भी करीब 1750 से लेकर 1800 हो सकता है। यही नंबर पहले क्वार्टर के एंड पे 1550 के आसपास था। इम्पॉर्टेंट होगा जोमेटो या इटर्नल में नंबर्स के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री, उनका जो शेयर होल्डर्स लेटर आता है वहाँ पर वो कंपटीशन के बारे में क्या बोलेंगे वो काफ़ी ज़रूरी होगा, क्योंकि फूड डिलीवरी में रैपिडो बहुत तेज़ी से स्केल कर रहा है और क्विक कॉमर्स में भी आप देखें तो बाकी सब बिग बास्केट एक्सेट्रा काफ़ी तेज़ी से स्केल कर रहे हैं। तो क्विक कॉमर्स में उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है आगे और मार्जिन्स का क्या गाइडेंस रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। शेयर होल्डर्स लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसी वो इंपॉर्टेंट, वो इनके लिए भी होगी और उसका रब ऑफ फिर आप स्विगी में भी आता हुआ देख रहे होंगे। खैर इटर्नल स्टॉक ऑफ लेट गजब करा हुआ है। ऐसे ही नेस्ले कितनी बार इस प्रोग्राम में ही चर्चा में आ गया है। अहेड ऑफ नंबर्स क्या मूव्स बन रहे हैं। मंगलम के नंबर्स में भी कुछ दमखम एक्सपेक्टेड है? तो नेस्ले के दूसरे क्वार्टर्स के नंबर्स इस बार काफ़ी ख़राब रहेंगे। वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस है। जो एफएमसीजी पैक है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हमें सिर्फ तीसरी तिमाही से दिखेगा। तो इस वजह से नेस्ले का जो सेकंड क्वार्टर का रेवेन्यू है 3-3.5% का ग्रोथ, लार्जली प्राइस लेड, 1 से 2% वॉल्यूम ग्रोथ। हमने बाकी सब कंपनीज के क्वार्टरली अपडेट्स में भी देखे हैं कि जीएसटी की वजह से जो ट्रांजिशन इम्पैक्ट है वो करीब 300 से 400 बेसिस पॉइंट के आसपास हो सकता है। एबिटा मार्जिन भी नेस्ले के काफ़ी ख़राब होंगे। इस बार हमें कुछ 80 से 90 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखेगा। तो 22.1% के आसपास नेस्ले के एबिटा मार्जिन होंगे। और नेट प्रॉफिट सेम टाइम लास्ट क्वार्टर में कंपनी का कुछ 100-150 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन था, तो उसे अगर आप निकाल दें तो नेट प्रॉफिट करीब 710 करोड़ के आसपास आता है। तो ईयर ऑन ईयर हमें 28% का डिक्लाइन दिखेगा, पर वो देख के घबराना नहीं है क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमें एक एक्सेप्शनल गेन दिखा था। इम्पॉर्टेंटली आगे की कमेंट्री क्या होगी कंपनी की और जो डिमांड है वो फेस्टिव सीजन में पिकअप हुआ या नहीं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नेस्ले के इस क्वार्टर के नंबर्स को ना देखें, अगले क्वार्टर या मैनेजमेंट कमेंट्री को ज़्यादा भाव दें। तो स्टॉक में तेजी जरूर है, लेकिन इस क्वार्टर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें। जो कुछ नंबर्स में इंप्रूवमेंट शुरू होंगे आना, जैसे अभी गौरांग सर भी कुछ देर पहले कह रहे थे, वो आप Q3 ऑनवर्ड एक्सपेक्ट करिए। ये हो गए चारों, इन्फोसिस, विप्रो, जोमैटो यानी कि इटर्नल और नेस्ले के नंबर्स। जियो फाइनेंशियल छोड़ देते हैं ग्रुप कंपनी, और उसमें तो खैर अभी बिजनेस पिकअप होना है। वो स्टॉक अपने आप में अच्छा कर रहा है, वो बात अलग, लेकिन ये 5 निफ्टी के नंबर्स कल आने हैं। मार्केट्स, वो हमारा जो सेकेंड रेजिस्टेंस बैंड था R2, उसी में अटका हुआ इस समय आपको नजर आएगा। खैर मार्केट्स को रिविजिट करूंगा बाद में, जाते जाते एक बढ़िया व्यू भी ले लूंगा। पहले जरा BTST या फिर अगर चाहें तो STBT, जिसकी जो स्ट्रैटेजी है। कयाल साहब आप शुरू करो, आपका कौन सा ट्रेड है? देखिए मेरा जो ट्रेड है वो है इंडिगो पे। जैसे श्रेया भी वीकेंड पे ट्रैवल कर रही है बताया था, और वो स्टॉक पे मेरी नजर भी बनी हुई थी। पता नहीं वो तो इंडिगो ले रही है कि नहीं, लेकिन स्टॉक ने बहुत समय के बाद में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। उसका जो बड़ा गैप बना था
करीबन 28 अगस्त को उसको फिल करने की कगार पर है। तो गुंजाइश है इंडिगो यहां से वापस से 6050 के आंकड़े को छू सकता है, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 5780 का। इंडिगो ही लेगी आशीष जी, वो भी श्रेया भी इंडिगो ही लेगी। हर एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है, क्या कर रहा है ना, तो जाने में डर लगता है एयरपोर्ट हर एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है। एक चलिए छोड़, इस बात को छोड़ता हूँ मैं, पहले मानस एक बात बताओ, आप जब गाड़ी चलाते हो कभी, आप गाड़ी नहीं चलाओ, जब आप बगल में बैठे हो और कोई गाड़ी चला रहा हो तो कोई गलत चला रहा हो तो आपका पैर अपने आप चलने लगता है ब्रेक की तरफ, ये वो है ना कि अरे पैर पता नहीं उठने लगता है। गावा सर, आप जब फ्लाइट में बैठो तो आपको भी ऐसा लगता है क्या, अरे मैं चलाता इससे अच्छा था। मेरा जॉयस्टिक मेरे हाथ में होता है, पर मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं गाड़ी में किसी के साथ बैठा होता हूँ तो मेरे पैर चलने लगते हैं अपने आप। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं बैठ सकता आशीष, लिटरली दिक्कत है। मैं अनु के साथ एक बार बैठा था, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। गावा सर, हाँ, एक बार मैंने एक फिल्म देखी थी, द ग्रेट वॉल्डो पेपर, उसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड थे। और जब वो फ्लाइंग के ऊपर फिल्म थी, वॉर फिल्म थी, वो मैं चला रहा था, मैं बैठा था सीट पे और जॉयस्टिक मेरे हाथ में था कि यह वो सब कर रहा था मैं, वाकई में इज अ डिफरेंट फीलिंग। द ग्रेट वॉल्डो पेपर। गौरांग सर, मैं अगर ड्राइवर के बगल में बैठा होता हूँ तो भी मेरे पैर चलते और हाथ चलते, और अगर मैं पीछे भी बैठा हूँ तो भी मेरी नजर आगे रहती है कि भैया वो कर क्या रहा है, और पीछे भी मेरे कहीं ना कहीं ऐसे पैर हाथ चलने लगते हैं। तो ये वास्तविकता है, क्योंकि जब कोई, अगर आपको जो वाहन चला रहा है उसके ऊपर भरोसा कम है तो आप अपने आप थोड़ा बहुत सचेत हो जाते हो, और मेरे ख्याल से ये रहना भी अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ वीरेंद्र से, जिस कभी कभी सोचते हैं कि भाई बगल में बैठना या नहीं बैठना। ये पैदल चलने लगते हैं, ये किसी के साथ बैठते ही नहीं, ये पैदल आते हैं। मुंबई की सड़कों पे तो पैर वैसे भी चलने ही चाहिए और साथ में सतर्क रहना ही पड़ता है। मुंबई में टेंशन नहीं है मुझे, मुंबई में इतनी धीरे चलती कि टकरा भी दिया तो क्या होगा। मुंबई में टेंशन नहीं। अच्छा, मैं कंटिन्यू करूंगा वीरू, BTST STBT कंटिन्यू करता हूँ। एक बार जरा आपको ले चलता हूँ एक और बढ़िया इंटरेक्शन की तरफ। मोतीलाल ओसवाल के हेडक्वार्टर्स, चंदन कह रहे हैं फेस्टिव मूड, देखते हैं वाकई फेस्टिव मूड है कि नहीं वहां पे। गया 15,000 में तो ये वेल्थ इफेक्ट दिख रहा है वैसे, टू सम एक्सटेंट वेल्थ इफेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ मार्बल दे यूज, दैट इज अ वेल्थ इफेक्ट, बट चेंज तो होना ही था। चेंज तो होना ही था। और मैं तो सुन रहा, आप कह रहे थे कि 2-3 और टावर ऐसे खड़े कर रहे हैं आप। 10 टावर, 10 टावर, तो 3 तो बन गए। यहाँ बन गया, बेंगलोर में बन गया, अहमदाबाद चालू हो गए, 3 चालू हो गए, दिल्ली अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अंडर इनोवेशन CP में ही, और बाकी 5-6 लोकेशन देख रहे हैं। बट आई थिंक नेक्स्ट 4-5 years विल पुट अप 10 टावर्स। वाओ रामजी सर, इतना एक्सपेंशन तो आप तभी करेंगे जब आपको कुछ बहुत ज्यादा बड़ी तेजी दिख रही हो मार्केट में। कैसा लग रहा है आपको कि बहुत तोड़फोड़ तेजी होने वाली है इस दिवाली, लोगों का बहुत पैसा बनने वाला है? क्या है, मेरा आई वांट टू कंटेन माय तेजी। बहुत तेजी में, बहुत तेजी में। तो क्या है, सी मेरी तेजी ना मेरे संवत से संवत नहीं चलती। मेरी तेजी मतलब यानी 3-5 साल, मतलब पैसे बनेंगे इतना है। अब वो 6 महीने में बनेंगे, 1 साल में बनेंगे, यू कांट टाइम द मार्केट। अब आई एम टेलिंग यू, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आएंगे तो भी बाजार को समझने का मुश्किल है। सो आई कांट टाइम द मार्केट, बट मेरे को मालूम है बहुत पैसे बनेंगे, बहुत मतलब सीरियसली पैसे बनेंगे। एंड द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, उनको तो मतलब रियली सीरियस पैसे बने। मेरे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स राइट नाउ। ओके, अब बट एक्सपेंसिव है, तो यू हैव टू बी, आपका मतलब है ना, गेम जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उतना ज़्यादा स्मार्ट होना जरूरी है। लेकिन अच्छा बात क्या है, 50 सेक्टर यदि मान लो है तो उसमें ऐसा नहीं 50 से 50 में तेजी है, हमेशा 25-26, हाफ द मार्केट इज ऑलवेज इन तेजी, हाफ द मार्केट इज इग्नोर्ड। अपने को इग्नोर्ड में जाने का, जहाँ पर मतलब सब लाइट्स ऑफ है, पब्लिक सोचती है कि बस खत्म हुआ कहानी। तो भाई अल्टीमेटली पूरे 50 से 50 में तो आप एक साथ नहीं जा सकते ना। तो जो गर्म है वहीं आते हो आप, जो ठंडा है वहाँ पर क्या होगा। तो हर कुत्ते के दिन फिरते हैं, समझे ना, हर 2-3 साल में सबका पासा पड़ जाता है। जैसे भी टेक जो है थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, मतलब TCS वगैरह सब 25-30% नीचे है, तो वहाँ कोई जाएगा भी नहीं। मेरे लगता है उसका हायर वाला बेचारा जो है खाली पड़ा होगा, समझे ना।
और जैसे मान लो आपको क्विक कॉमर्स है, जोमेटो वगैरह, उधर काफ़ी तेज़ी है, तो उधर उसका आयर बहुत बिजी होगा। हाँ। तो अपने को वहाँ पर जाना है कि जो खाली है, तो वहाँ पर जाना, वहाँ पर जाना जरूरी है, मतलब काम वहाँ करना चाहिए। नहीं, लेकिन आप तो इस जोमेटो पे भी काफी बुलिश रहे हैं वैसे। वो हो गया, हम तो कभी से बुलिश है, मतलब हम परमानेंट बुलिश है, लेकिन क्या है, नाउ इट इज रिच। तो आपको जो मल्टी बैगिंग जो सिचुएशन था, 50, 60, 100 रुपए में जो मल्टी बैगिंग वाली अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी अब धीरे धीरे कम होते कम हो गई। मतलब आप 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कर दिए, मान लो अगले 3, 4, 5 साल में मान लो 10 लाख भी होता है, मतलब दैट इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। तो भी यहाँ से 3 गुना, तो भी मतलब 25-30% ही बढ़ेगा इस टाइप का। तो कौन कौन से आईआर खाली बैठे हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं? अब वो मतलब अब क्या है, बहुत कुछ हो रहा है, कोई सबके सब एक साथ, वो तो आप देखो तो मालूम पड़ जाएगा ना। आप सेक्टर वाइज आप निकालो, कहाँ पर 25% से ज्यादा नीचे है, सब सेक्टर वाले खाली बैठे, सब सेक्टर खाली बैठे। बैंक सब पूरा, विच इज द लार्जेस्ट सेगमेंट, वो भी खाली बैठे थे अभी तक। बिल्कुल। चलिए मैं बैंक्स में आता हूँ, क्योंकि आपने तेजी की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप संवत से संवत की बात नहीं करते, इनफैक्ट आप तो कई बार मार्केट लेवल शायद देखते भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपने मुझे बहुत पहले कही थी कि आपकी एक थ्योरी होती है मार्केट में कि डाउनसाइड कितनी है और अपसाइड कितनी है, और अगर वो रेशियो आपके फेवर में है तो फिर आप बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट में। इस समय आपके हिसाब से निफ्टी, अगर हम एक मोटा मोटी मान के चलें कि करीब करीब 25,500 पर है, 25,400, 25,500 पर, तो आपके हिसाब से 25,000 इतना कहाँ गिनते हो आप? हाँ, अरे आप बात ही करो, मालूम पड़े 400 पॉइंट गिर सकता है, बढ़ सकता है 400 पॉइंट, क्या है उसमें? 25,000 बोलो, बहुत सही है। 25,000 पर है, तो डाउन साइड कितनी और अपसाइड कितनी है यहाँ से? देखो मेरे को लगता है 1000 का भी डाउन साइड नहीं है, लेकिन 1000 का डाउन साइड और 5,000 का अपसाइड इन रीजनेबली नियर फ्यूचर, इन द सेंस दैट आपके ऑडियंस के लिए, मतलब